जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू A to Z स्टडी। दोस्तों, मैं हूं विकास गौरव और आज इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मई 2020 के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। इस वीडियो को कर लेने के बाद मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे आपके, और किसी भी वनडे एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि आपसे कवर ना हो पाए मई 2020 से रिलेटेड अगर वो हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे डेली करेंट अफेयर्स का सेशन देखते हैं तो आप इसे अपना एक मॉक टेस्ट समझ के लगाइए। आपको सारे जवाब ये पहले से पता होने चाहिए अगर आपने अच्छे से डेली बेसिस पे हमारे करेंट अफेयर्स का सेशन देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। एशिया ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हॉट अवार्ड 2020 कौन जीती हैं? तो ये एशिया ओशिनिया जोन से फेड कप हॉट अवार्ड जीत चुकी हैं सानिया मिर्जा। ये पहली भारतीय बन गई हैं फेड कप हॉट अवार्ड जीतने वाली। ये फेड कप हॉट अवार्ड ये कराया जाता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा, ITF के द्वारा कराया जाता है। और ITF इसमें वैसे खिलाड़ियों को नॉमिनेट करता है जो अपने देश के लिए या फिर अच्छे स्पोर्ट्समैनशिप के साथ इंटरनेशनल टेनिस में खेला हो। तो पहली भारतीय सानिया मिर्जा जीत चुकी हैं इस फेड कप हॉट अवार्ड को। फेड कप ये महिलाओं की सबसे बड़ी वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट कहलाती है। फेड कप एक डेविस कप होती है, डेविस कप होती है पुरुषों की और फेड कप होती है महिलाओं की। तो एशिया ओशिनिया जोन से इसकी विनर बन गई हैं सानिया मिर्जा। ये प्रश्न आगे जितने भी एग्जाम्स आएंगे उस हर एग्जाम्स में इसके प्रश्न को पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये पहली बार किसी भारतीय ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास 2020 को रद्द कर दिया है? तो ये पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा कराई जाने वाली युद्ध अभ्यास है। ये मल्टीनेशनल युद्ध अभ्यास है। इसमें 2018 में ये पिछली बार हुआ था। ये हर 2 साल पर होता है। 2018 में हुआ था तो उसमें इंडिया सहित टोटल 10 देशों ने भाग लिया था। और ये 2020 में फिर से होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में ही, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस युद्ध अभ्यास को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया इस युद्ध अभ्यास को। ये थी एयरफोर्स की युद्ध अभ्यास। और एक आती है इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी की एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, उसका नाम है ऑस इंडेक्स। ऑस इंडेक्स AUS से ऑस्ट्रेलिया, IND से इंडिया एक्सरसाइज, ऑस्ट्रेलिया इंडियन नेवल एक्सरसाइज कहलाती है ऑस इंडेक्स। नेक्स्ट प्रश्न, जुलाई में प्रक्षेपित किए जाने वाले चीन के मंगल मिशन का क्या नाम है? तो चीन अभी अपना मंगल मिशन करने वाला है और इस मिशन का उसने नाम रखा है तियानवेन-1। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, तियानवेन-1। अगर चीन सक्सेसफुली मंगल पर लैंडिंग कर जाता है तो मंगल पर सक्सेसफुली लैंडिंग करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। अब तक से 2 ही देश सक्सेसफुली मंगल पर लैंडिंग कर पाए हैं, पहला रसिया और दूसरा अमेरिका। जबकि अगर वो सिर्फ ऑर्बिट तक ही पहुंच पाता है तो फिर वो 5वां देश बनेगा, क्योंकि अब तक से 4 देश मंगल के ऑर्बिट तक पहुंच चुके हैं, जिसमें चौथा देश था अपना देश भारत। और पहले प्रयास में यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में और सबसे कम खर्च में केवल 450 करोड़ रुपए में अपना देश भारत मंगल के ऑर्बिट तक पहुंच गया था, जितने में कि एक हॉलीवुड की मूवी भी अच्छे से नहीं बन पाती है 450 करोड़ में। इतने में भारत मंगल के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। और उसके अलावा एक यूरोपियन यूनियन पहुंची थी। रसिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और इंडिया 4 देश मंगल के ऑर्बिट तक पहुंच चुका है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस हर साल मनाया जाता है 24 मई को। 24 मई 1819 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था, तो उन्हीं के जन्मदिन पर उनके याद में मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। राष्ट्रमंडल देश वे सारे देश कहलाते हैं जो कभी न कभी अंग्रेजों के अधीन रहे हैं, तो वही सारे देशों में मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस हर साल 24 मई को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल 2020 को स्थगित कर दिया गया है, यह खेल किस राज्य में होने वाला था? तो राष्ट्रीय खेल 2020 यह होने वाला था गोवा में। यह गोवा में 2020 में अक्टूबर-नवंबर में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए इस खेल को स्थगित कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2015 में जो राष्ट्रीय खेल हुआ था इससे पिछली बार, वो हुआ था केरला में, और 2020 का होने वाला था गोवा में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
वियतनाम के एक मंदिर में खुदाई कर रही थी, जहाँ पे उसे मिला है 1100 साल पुराना यानी कि 9वीं शताब्दी का बलुआ पत्थर से बना हुआ शिवलिंग मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है विप्रो के सीईओ के रूप में नियुक्त होने वाले पहले गैर भारतीय कौन बन गए हैं? तो विप्रो के सीईओ, अब तक से जितने भी विप्रो के सीईओ बने थे वो सारे भारतीय थे, क्योंकि ये एक इंडियन आईटी कंपनी है विप्रो। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और पहली बार इसके गैर भारतीय सीईओ बने हैं जिनका नाम है थियरी डेलपोर्ट। ऑप्शन नंबर 1 थियरी डेलपोर्ट। विप्रो की स्थापना हुई थी 1945 में, और विप्रो का पूरा नाम है वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट। इसके संस्थापक थे अजीम प्रेम जी, और वर्तमान में अजीम प्रेम जी यही है भारत के सबसे धनी मुस्लिम व्यक्ति अजीम प्रेम जी। विप्रो के चेयरमैन है ऋषद प्रेम जी, और इसके अब सीईओ बन गए हैं थियरी डेलपोर्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी किसने की? तो ब्रिक्स ये 5 देशों की एक समूह है ब्रिक्स, जिसके 5 देश का नाम आपको ऑप्शंस में दिख जाएंगे। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का समूह है ब्रिक्स। यह दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, और इन्होंने मिलकर के अपना एक समूह बनाया है। इसकी स्थापना हुई थी ब्रिक्स की 2009 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें 5 सदस्य देश नहीं 4 सदस्य देश थे इसके, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। तब इसका नाम हुआ करता था ब्रिक। लेकिन फिर 2010 में 24 दिसंबर 2010 को इसमें साउथ अफ्रीका इसका पार्ट बना। ये प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का पार्ट कब बना, या फिर पूछा जाता है कि ब्रिक्स में अंतिम देश कौन जुड़ा था। तो वो जुड़ा था साउथ अफ्रीका। ये जुड़ा था 24 दिसंबर 2010 को। और जो ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों की बैठक हुई है 2020 वाली, ये हुई है रसिया में। जितने भी आपको प्रश्न पूछे जाएं कि ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई 2020 की, ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई 2020 की, तो वो सारी बैठक होंगी रसिया में। और 2019 से अगर प्रश्न आ जाए तो वो सारी हुई थी ब्राज़ील में। ये एक एक साल हर देश को मिलता है सीरीज वाइज। 2019 का किया ब्राज़ील, 2020 का कर रहा है रसिया, फिर 2021 का करेगा अपना देश भारत, 22 का फिर चाइना में, 23 का साउथ अफ्रीका में, फिर 24 का ब्राज़ील, 25 का रसिया, 26 का इंडिया। ऐसे ही आएगा। इंडिया को करना है 2021 का, उसके बाद फिर करेगा 2026 में। इंडिया अब तक से 2 बार कर चुका है ब्रिक्स की मेजबानी। एक बार किया था 2012 में, और दूसरी बार किया था 2016 में, और अब करने वाला है 2021 में। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रसिया इसकी मेजबानी कर रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया है? तो यूनाइटेड नेशन में भारत के नए रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं टीएस तिरुमूर्ति, और इन्होंने सक्सीड किया है सैयद अकबरुद्दीन को। अब तक से सैयद अकबरुद्दीन थे यूनाइटेड नेशन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन इनका कार्यकाल मई के लास्ट तक खत्म हो गया है। उससे पहले ही अपॉइंटमेंट हो चुकी थी टीएस तिरुमूर्ति की, और अब टीएस तिरुमूर्ति ये चले भी गए हैं यूनाइटेड नेशन में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के महानिदेशक है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? तो ये अम्फान चक्रवात ये अभी आया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर, और इसने काफ़ी प्रभावित करके गया है अपने देश को। इस चक्रवात का नाम अम्फान रखा गया था थाईलैंड के द्वारा। थाईलैंड ने 2004 में इसका नाम रखा था अम्फान। ये चक्रवात 2004 से पहले भी आता था, लेकिन इसका कोई पार्टिकुलर नाम अम्फान नहीं रखा गया था। इसका यह अम्फान नाम रखा गया थाईलैंड के द्वारा 2004 में। और अभी एक और चक्रवात आया है, यह आया है महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर। इस चक्रवात का नाम है निसर्ग, और निसर्ग चक्रवात का नाम निसर्ग ये रखा गया है बांग्लादेश के द्वारा। निसर्ग का मतलब होता है नेचर, प्रकृति। बंगाली लैंग्वेज में निसर्ग का मतलब नेचर। और इस प्रश्न का तो सही जवाब हो जाएगा थाईलैंड। और पिछले साल भी 2 चक्रवात आया था, एक फानी और एक तितली। फानी तूफान का फानी नाम रखा गया था बांग्लादेश के द्वारा। ये आया था आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर। और एक चक्रवात आया था तितली। तितली चक्रवात का तितली नाम रखा गया था पाकिस्तान के द्वारा, और ये भी आया था आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर पिछले साल। अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है
एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो इस योजना का शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। एफआईआर में होने वाली देरी को दूर करने के लिए एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, इसके सीएम है शिवराज सिंह चौहान और इसके गवर्नर हैं लालजी टंडन। अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है किस राज्य में शिशु मृत्यु दर देश में सबसे खराब है? तो देश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भी है मध्य प्रदेश की। पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश और दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर है असम। इन तीनों राज्यों की शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है। शिशु मृत्यु दर यानी कि 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो साल भर के अंदर उसमें से कितने बच्चे मर जाते हैं, इसी को बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। आई फील यू ब्रेसलेट किस देश ने डेवलप किया है? तो इस ब्रेसलेट को डेवलप किया गया है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए इटली के द्वारा। इससे सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगा? तो ये वहाँ के लोगों को पहनना होगा। अगर कोई व्यक्ति इस ब्रेसलेट को पहनता है तो उसके 1 मीटर के अंदर अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो ये ब्रेसलेट उसे नोटिफाई कर देगा। तो उसी के लिए ये आई फील यू ब्रेसलेट डेवलप किया गया है इटली के द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृ स्मृष्टि योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो मातृ स्मृष्टि योजना, इस योजना की शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल। ये योजना है वेस्ट बंगाल में जितने भी बंजर भूमि हैं उन बंजर भूमि को सदुपयोग करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, मातृ स्मृष्टि योजना की शुरुआत, जिसके तहत बंजर भूमि पर बागवानी लगाने या फिर वहाँ पे मछली पालन के लिए लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, इसकी सीएम है ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है कहाँ के मूंगफली कैंडी को जीआई टैग मिला है? तो ये मूंगफली कैंडी है साउथ तमिलनाडु में बनती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इस मूंगफली कैंडी को तमिल भाषा में बोला जाता है कोविलापट्टी कदलाई मिट्टी। ये है मूंगफली कैंडी, पीनट कैंडी, और इसी को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग वैसी चीज़ों को मिलता है जो किसी पार्टिकुलर जगह पर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, तो उसे और ज़्यादा फेमस करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग यानी कि ग्लोबल इंडिकेशन, भूगोलिक पहचान। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये काला चावल, ये इसका उत्पादन होता है मणिपुर में। मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल विन कैंपेन की शुरुआत किसने की है? तो इस कैंपेन की शुरुआत की गई है फीफा के द्वारा। इस कैंपेन के जरिए फीफा के जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं फुटबॉल के दुनिया भर के, जिसमें भारत के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया को भी इसमें शामिल किया गया है। पूर्व फुटबॉल कप्तान जो थे हमारे बाईचुंग भूटिया। इस कैंपेन के जरिए ये सारे बड़े खिलाड़ी फुटबॉल के लोगों को वी विल विनिंग कैंपेन के जरिए मोटिवेट कर रहे हैं कि हम कोरोना वायरस से जंग जीत जाएंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत कर फॉरवर्ड अभियान किसने शुरू किया है? तो इस कैंपेन को शुरू किया गया है टिकटॉक इंडिया के द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिकटॉक ने किया है। इस अभियान के जरिए टिकटॉक एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को अनुराग बासु का डायरेक्शन में बनाया गया, जिसमें विराट कोहली, आयुष्मान खुराना, कृति सेनन और सारा अली खान, ये चारों उस वीडियो में मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि गलत मैसेज को टिकटॉक पर फॉरवर्ड नहीं करना है। टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा गलत सूचनाएं भी फैल रही है, तो उसी को रोकने के लिए मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया है टिकटॉक इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्लादिमीर पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से किसे सम्मानित किया है? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध मेडल यानी कि वर्ल्ड वार II मेडल, इस मेडल से व्लादिमीर पुतिन, ये हैं रसिया के प्रेसिडेंट, और इन्होंने इस मेडल से सम्मानित किया है दक्षिण कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सोवियत रूस के सैनिक जो उत्तर कोरिया के सीमा के अंदर मारे गए थे, उन सारे सैनिकों के लिए उत्तर कोरिया ने अच्छा काम किया था, जिसके लिए अब ये सम्मानित किया जा रहा है वर्ल्ड वार II मेडल से व्लादिमीर पुतिन के द्वारा दक्षिण कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को। और अभी 8 और 9 मई इन दोनों दिन यूनाइटेड नेशन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों की याद में स्मृति दिवस मनाया है 8 और 9 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुलित्जर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार ये दिया जाता है पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को। और 2020 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है 3 व्यक्तियों को। तीनों का नाम ऑप्शन में है, तीनों ही भारतीय हैं, दारा यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इन तीनों को दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार 2020। ये प्रश्न भी आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। इन तीनों को दिया गया है। ये तीनों जम्मू कश्मीर के फोटो पत्रकार हैं। और ये पुलित्जर पुरस्कार ये दिया जाता है अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो इस मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। प्रदेश सरकार इसके द्वारा इस योजना के तहत 120 दिनों का मिनिमम रोजगार देगा उन व्यक्तियों को जिनके पास रोजगार नहीं है और वो शहरी क्षेत्र में रहते हैं और वो प्रवासी मजदूर है, यानी कि वो किसी अन्य राज्य से वापस लौटे हैं हिमाचल प्रदेश में, उनके पास अब कोई काम धंधा नहीं है, तो वैसे लोगों को 120 दिनों का रोजगार देगा हिमाचल प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको रोजगार मिलेगा योजना की शुरुआत किसने की है? ये दोनों क्वेश्चन रोजगार पर हैं, एक मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना और एक सबको रोजगार मिलेगा योजना। तो ये सबको रोजगार मिलेगा योजना, इस योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में आए हुए प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। जिनके पास मनरेगा कार्ड है उनको भी, और जिनके पास मनरेगा कार्ड नहीं है उनको भी रोजगार दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के साथ साथ 4 और योजना की शुरुआत की गई है इस लॉकडाउन में। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा, इसमें 4 योजनाएं शुरू की गई है। एक पहला है जीवन शक्ति योजना, ये शुरू की गई थी शहरी क्षेत्र की महिलाओं को, इसके अंतर्गत रोजगार दिया गया था। उन्हें मास्क बनाने का रोजगार दिया गया था और पर मास्क उन्हें 11 रुपये दिए जाते थे। जीवन शक्ति योजना के तहत ये मध्य प्रदेश सरकार की है। जीवन अमृत योजना ये भी मध्य प्रदेश सरकार की है। और जीवन अमृत योजना के तहत दूर दराज के इलाकों में इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए त्रिकुट चूर्ण बांटे जा रहे थे। त्रिकुट चूर्ण जो कि आयुष मंत्रालय के साथ मिल करके मध्य प्रदेश सरकार बांट रहा था जीवन अमृत योजना के तहत। FIR आपके द्वारा योजना ये हमने अभी पढ़ा पहले, ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। और दीदी वाहन योजना ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। दीदी वाहन योजना के तहत मध्य प्रदेश की आदिवासी महिलाओं को स्वास्थ्य के लिए फ्री वाहन उपलब्ध कराया जाएगा, उनको हेल्प के लिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को या फिर जिन महिलाओं का तबीयत खराब है उन महिलाओं के लिए फ्री वाहन उपलब्ध कराया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दीदी वाहन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने दोबारा से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के दोबारा से अध्यक्ष बन गए हैं नरेंद्र बत्रा। ये है अपने देश के नरेंद्र बत्रा। ये भारतीय ओलंपिक महासंघ के भी अध्यक्ष हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। प्रश्न है मेरी लेबन क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल कौन पूरा करेंगे? तो अभी MCC के अध्यक्ष के रूप में रीअपॉइंटेड हो गए हैं पूर्व श्रीलंकन क्रिकेट कैप्टन कुमार संकारा। ये रीअपॉइंटेड हुए हैं, यानी कि इससे पहले भी यही थे और फिर से बन गए। और ये पहले गैर ब्रिटिश हैं MCC के अध्यक्ष बनने वाले। अब तक से जितने भी MCC के अध्यक्ष थे वो सारे ब्रिटिश थे। यह है MCC यानी कि मेरी लेबन क्रिकेट क्लब। और ध्यान देने वाली बात है कि ये है मेलबर्न क्रिकेट क्लब, वो है ऑस्ट्रेलिया में। और मेरी लेबन क्रिकेट क्लब ये है इंग्लैंड में, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है मेरी लेबन क्रिकेट क्लब का। ये दुनिया की सबसे पुरानी क्रिकेट क्लब्स में से एक है मेरी लेबन। जब ICC नहीं था, जब BCCI भी नहीं था, जब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी नहीं था, उससे भी पुरानी ये क्लब है मेरी लेबन क्रिकेट क्लब। ये दुनिया की सबसे पुरानी क्रिकेट क्लब है। इसकी वैल्यू आप इसी से पता कर सकते हैं कि अगर कोई ICC अगर कोई रूल बनाता है क्रिकेट में कि कौन सा रूल होना चाहिए, तो उसमें वो MCC से सलाह ले सकता है, या फिर MCC बिना सलाह मांगे भी ICC को अपनी सलाह दे सकता है। ये अलग बात है कि ICC इसके सलाह को माने या ना माने, लेकिन इसके पास इतना अधिकार है कि ये ICC को अपना सलाह दे सकता है मेरी लेबन क्रिकेट क्लब। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमार संकारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे होने के लिए इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार किस शहर के हवाई अड्डे ने जीता है? तो ये स्काई ट्रैक्स पुरस्कार ये दिया जाता है बेस्ट हवाई अड्डा को। मिडिल एशिया के जितने भी बेस्ट हवाई अड्डे आते हैं उनकी रैंकिंग बनती है और उसमें से जो टॉप पर आता है उसको दिया जाता है स्काई ट्रैक्स पुरस्कार। और 2020 का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार दिया गया है बेंगलुरु के एयरपोर्ट को। बेंगलुरु एयरपोर्ट को दिया गया स्काई ट्रैक्स पुरस्कार 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश में एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर टैगोर स्ट्रीट रखा गया है? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो अभी इजराइल में एक सड़क का नाम रखा गया है टैगोर स्ट्रीट। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतान्याहू। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए मुस्तफ़ा अल कादमी। ये प्रश्न आपको याद होनी चाहिए। ये नए नए अभी प्रधानमंत्री बने मुस्तफ़ा अल कादमी, ये बन गए हैं इराक के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है तसाई इंगवेन किस देश की राष्ट्रपति बनी? तो तसाई इंगवेन ये राष्ट्रपति बन गई हैं ताइवान की। ये ताइवान की दोबारा से राष्ट्रपति बन गई हैं। पहले भी ये ताइवान की राष्ट्रपति यही थी, तसाई इंगवेन। ताइवान को हम चाइनीज ताइपे के नाम से भी जानते हैं। ताइवान की कैपिटल है ताइपे। अगले प्रश्न पर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इस योजना की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर ये इस योजना का शुरुआत किया गया है, किसान न्याय योजना। और इस योजना की शुरुआत की गई है 21 मई को। 21 मई को क्यों की गई है? तो 21 मई के दिन, इसी दिन राजीव गांधी जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनकी हत्या कर दी गई थी तमिलनाडु के एक आतंकवादी संगठन के द्वारा 21 मई 1991 को। तो उन्हीं की पुण्यतिथि पर उनके याद में उनके नाम पर इस योजना की शुरुआत की गई है। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इस योजना की शुरुआत किया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में किनके कार्यकाल को 2022 तक बढ़ा दिया गया है? इस पूरे प्रश्न का यही निचोड़ है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में भारत की ओर से गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बन गई हैं दिया मिर्जा। पहले भी यही थी और अब इनका कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ गया है। अब ये 2022 तक बनी रहेंगी गुडविल एम्बेसडर इन यूनाइटेड नेशन फॉर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने अपनी करेंसी को बदलने का निर्णय लिया है? तो मुद्रास्फीति ये टर्म है, ये टर्म क्या है? तो मुद्रास्फीति इसका मतलब होता है करेंसी की वैल्यू को गिर जाना। किसी देश में जब उसकी करेंसी की वैल्यू को गिर जाती है तो उसी को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। और अभी ईरान में करेंसी की वैल्यू इसकी गिर चुकी है। ईरान अभी लगातार आर्थिक संकटों से घिरा हुआ है। एक तो ये दुनिया के टॉप 5 कोरोना वायरस पीड़ित देशों में से एक है। दूसरी, इसकी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका से कोल्ड वार चल रहा है, जिसके वजह से इसके व्यापार भी बंद है। और लॉकडाउन में जहां पर इसके जो मित्र राष्ट्र हैं वो भी इससे तेल नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा तेल का उपयोग हो नहीं पा रहा है। और ईरान की इकोनॉमी मुख्य रूप से तेल के व्यापार पर ही निर्भर है। तो अभी ईरान की इकोनॉमी गिर चुकी है, जिसके वजह से ईरान के प्रेसिडेंट ने यह निर्णय लिया है कि अब इसकी जो अभी वर्तमान में करेंसी है रियाल को बदल करके अब इसके लिए एक नई करेंसी लाई गई है टोमन, जहां पर 10,000 रियाल बराबर होगा एक टोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? तो खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है मिजोरम। मिजोरम मंत्रिमंडल ने अभी खेल को उद्योग का दर्जा दिया है, खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। अब खेल जब उद्योग का दर्जा मिल गया है खेल को, तो जैसे उद्योग के लिए लोन निकाल सकते हैं, वैसे आप अब खेल के लिए भी मिजोरम में लोन निकाल सकते हैं, खेल प्रशिक्षण के लिए, जिससे खेल क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के सीएम है जोरमथंगमा और मिजोरम के राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी एक नई नई बुक लॉन्च हुई है फियर ऑफ गॉड, और इस पुस्तक के ऑथर है वीएस चंद्रवदन। बीएस चंद्रवदन, ये नाम याद रखिएगा। यह पुस्तक आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, फियर ऑफ गॉड पुस्तक। और एक पुस्तक महत्वपूर्ण है, वो है पीवी सिंधु की जीवनी। उस बुक को लिखा गया है वी कृष्णा स्वामी के द्वारा। वी कृष्णा स्वामी इन्होंने लिखा है पीवी सिंधु की जीवनी, जिस बुक का नाम था सर्टलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। आपको इतना लंबा नाम याद नहीं रखना है, आपको बस याद रखना है कि पीवी सिंधु की जीवनी किन्होंने लिखी है। तो वो लिखी है वी कृष्णा स्वामी ने, और इस फियर ऑफ गॉड पुस्तक के ऑथर हैं बीएस चंद्रवदन। अगला प्रश्न है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये मनाया जाता है हर साल 8 मई को। अब ये 8 ही मई को क्यों मनाया जाता है? तो 8 मई 1828 ईस्वी को नोबेल प्राइज विजेता और
रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ था। तो उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इन्होंने इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी की स्थापना की थी 1863 ईस्वी में। ये थी हमारे आज के सेशन की लास्ट क्वेश्चन। अब हम इस सेशन को एंड करने से पहले मई के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उस पर एक बार एक नज़र डाल लेते हैं। अभी 1 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, और 1 मई को ही मनाया गया है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य स्थापना दिवस। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्यों की स्थापना हुई थी। बम्बई राज्य से अलग होकर के दो राज्य बने थे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 3 मई को। मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 5 मई को। विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है 7 मई को, और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये मनाया गया है 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया 12 मई को, और ये मनाया गया है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ईयर ऑफ 2020 जो 2020 का साल है इसको घोषित कर दिया है नर्सों और मिडवाइफ्स के नाम। ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स के नाम से घोषित किया है 2020 के साल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। 15 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को डेंगू दिवस, और 21 मई को मनाया गया आतंकवाद विरोधी दिवस। ये मनाया गया आतंकवाद विरोधी दिवस क्योंकि इसी दिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी 21 मई को। 21 मई को ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को। हंगर डे ये भूख दिवस मनाया गया 28 मई को, और तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया 31 मई को, और इसी को हम बोलते हैं वर्ल्ड नो टैबैको डे। अब हमारे मई महीने के सारे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्न खत्म होते हैं। एक बार आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तभी आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। मई महीने के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे सारे मैंने इस वीडियो में करा दिया है। अब इससे ज़्यादा अब आपके पास कुछ नहीं है। अगर जो है तो वो डेली करंट अफेयर्स वाले सेशन में करा दिए जाते हैं। मैंने मई में तो टोटल आपको 300 प्लस क्वेश्चन कराया है। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में 9, 10, 11 क्वेश्चन मैं आपको कराता रहता हूँ। 10, 12, 13 मिनट की वीडियो आती है, 10 से 13 मिनट की, जिसमें सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली बेसिस पर और प्लस में स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन कराए जाते हैं। उससे आपके करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों मजबूत हो जाएगा वो, अगर आप डेली सेशन देखते होंगे तो अब इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं कल फिर डेली मॉर्निंग वाले करंट अफेयर के सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।